सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में ग्लोबल लेंस में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज जो सिचुएशन है भारत की, तो सभी बात करते हैं पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और भारत के संबंधों के बारे में। लेकिन एक कड़ी जो है, जो हमेशा अभी लगता है कि छूट रही है या फिर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारे संबंध बांग्लादेश से, जो हाल ही में बहुत खराब हो चुके हैं। आज इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर निधि शेंदुरनीकर। ये पीएचडी होल्डर है। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और धन्यवाद। इन्होंने रिसर्च भी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे किया है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बहुत वास्ट इनका नॉलेज होगा। कभी टाइम मिलेगा तो मैडम इसके ऊपर भी आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यहाँ इस यूनिवर्सिटी में, जो एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां पर पढ़ाया है काफी साल। और अभी वो फिलहाल रिसर्च से लेके इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, एंड एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो। एंड दैट इज द रीजन वी इनवाइटेड हर फॉर आवर प्रोग्राम। मैडम, स्वागत है आपका। और पहला तो सवाल यही है कि बांग्लादेश, जिसके ऊपर हमने इतनी मेहरबानी की, वो आज हमारे लिए कैसे थ्रेट बन चुका है। बिल्कुल, वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते। आपके YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं अभिवादन करती हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा का आयोजन किया है। आपने बहुत सही कहा कि यूजुअली जब हम भारत के खिलाफ जो थ्रेट्स हैं इन द इमीडिएट नेबरहुड, उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद चीन का हम उल्लेख करते हैं। बट पिछले वर्ष से, स्पेशली अगस्त 2024 के बाद, बांग्लादेश भी एक बहुत महत्वपूर्ण फोकल पॉइंट करके इमर्ज हुआ है भारत के नेबरहुड में, अगर हम बात करें तो। और यस। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनका इतिहास अगर हम थोड़ा देखें तो these two countries, they have been connected culturally, geographically, politically. ऐसे देखा जाए तो बांग्लादेश was part of greater India, अलग नहीं था until the partition of India happened in 1947। और उसके बाद जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 1971 में, यस। तब बांग्लादेश अलग होता है। और इसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फॉर्मेशन हुआ बांग्लादेश का 1971 में, उसमें भारत ने मिलिट्री, मॉरल, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया बांग्लादेश को, ह्यूमैनिटेरियन एड भी दिया। जो मुक्ति बाहिनी मूवमेंट है उसकी हिस्ट्री से मुझे लगता है हमारे सभी दर्शकगण अवगत होंगे। शेख मुजीबुर रहमान, जो यस। अभी तक बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन थे, उनको किस तरह से सपोर्ट किया। और बांग्लादेश की जो पूरी स्ट्रगल थी, जो एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर बेस्ड थी, बांग्ला भाषी एक वो प्रदेश बनाना चाहते थे, उसमें किस तरह से भारत का योगदान रहा। बांग्लादेश आज है तो वो भारत की बदौलत है। और जो क्रशिंग डिफीट पाकिस्तान को बांग्लादेश दे पाया, ब्रेकअप यस। जो हुआ पाकिस्तान का, वह भारत की ही बदौलत है। तो डेफिनेटली हम ये तो देखते ही हैं कि ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस की। और थोड़ा सा अगर हम भारत बांग्लादेश के रिलेशंस को देखें तो शुरुआती दौर में, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इमीडिएटली 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र होता है, और 75 तक जब शेख मुजीबुर रहमान उसके कर्ता धर्ता थे, तब तक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप था, ऐसा हम कह सकते हैं। एक इंडो बांग्लादेश ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन और पीस साइन हुई थी 1972 में। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक था। और उसके बाद हम देखते हैं कई सरकारें
बदली बांग्लादेश में, मिलिट्री कू भी हुए, पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बदलता है। दो पावर सेंटर्स हम देखते हैं, आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी, यस, बीएनपी। या, और 2024 जुलाई अगस्त 2024 तक हम देखते हैं कि काफी पॉजिटिव एक अपसर्ज रहा भारत हुँ, और बांग्लादेश के रिलेशंस का। पर जब स्टूडेंट मूवमेंट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट, जो कहा जाता है कि बांग्लादेश के छात्रों ने लीड की, जिससे शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल हुई, एक कूच जैसा हुआ हम कह सकते हैं, पावर डायनेमिक्स पूरे चेंज हो गए। शेख हसीना जी को बांग्लादेश विद इन मैटर ऑफ हाफ एन आवर छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। हमने ये भी देखा कि वहां उनका जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था, जो भी उनका घर था, वहां पे किस तरह से पूरा एनार्की और केओस फैल गया। और उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसके चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस हैं, उन्होंने सत्ता संभाली, या उनको यूएस ने एक पपेट की तरह बिठाया टू रन बांग्लादेश, क्योंकि शायद वो खुश नहीं थे। दे डिडंट हैव अ वेरी प्लायंट गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। ये थोड़ा हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि किस तरह से इमरान खान को टॉपल किया गया, और उसके बाद आज की हाल की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। सो पिछले एक वर्ष में हम देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के डायनेमिक्स काफी बदल गए हैं। यस, और ये डेफिनेटली आवामी लीग के टॉपल होने के बाद और मोहम्मद यूनुस के सरकार में, इंटरिम सरकार में, दो दिस इज नॉट परमानेंट गवर्नमेंट, हम ये भी सुन रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे मिड 2025 या अर्ली 2026 में, इसकी बातें बहुत चल रही हैं। तो ये जो एक साल का जो पूरा कालखंड है, जिसको अब हुँ, एक साल पूर्ण होगा, उसमें भारत बांग्लादेश के जो संबंध है, मुझे लगता है वो ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं, उसके डायनामिक्स चेंज हुए हैं। कोऑपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, बट काफी सारे ऐसे स्ट्रेस पॉइंट्स हैं जिसकी हुँ, वजह से हमें देखना चाहिए कि बांग्लादेश को हमें मॉनिटर करना चाहिए। और वहां की जो सरकार, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक और मिलिट्री सिचुएशन है, जिस तरह से वो दिन ब दिन चेंज हो रही है, उसको लेकर भी बांग्लादेश एक कंसर्न पॉइंट बन गया है। हम राइट, शायद ये ना कहें अभी कि थ्रेट बन गया है, बट एक कंसर्न पॉइंट जरूर बन गया है। थ्रेट हमारे लिए डेफिनेटली अभी भी चाइना है, पाकिस्तान है, और बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। बांग्लादेश शायद हम, जैसे मैंने कहा, उसको एज अ थ्रेट ना कैरेक्टराइज करें, बट एक कंसर्न पॉइंट डेफिनेटली बन गया है, जो शायद हमारे लिए इतने कंसर्न का मुद्दा नहीं था इतने हुँ, वर्षों तक, क्योंकि वी हुँ, हैड वेरी फ्रेंडली रिलेशंस। राइट, हम जो जिस जिस पॉइंट्स पे कोऑपरेट करते थे, ट्रेड में, सिक्योरिटी में, बॉर्डर मैनेजमेंट में, वाटर शेयरिंग में, हम कई फ्रंट्स पे बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट करते थे। और अब दिख रहा है कि हर एक फ्रंट पर कुछ न कुछ टेंशन उभर कर आ रहा है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि भारत, विच इज लाइक पावर इन द साउथ एशियन रीजन, उभरती हुई हमारी इकोनॉमी है, वी आर द ओनली पेगन सिविलाइजेशन इन द सब कॉन्टिनेंट, और हम चारों तरफ से, जिसे मैं कहती हूँ एक होस्टाइल नेबरहुड है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे कौटिल्य कहते हैं कि वी कांट चूज अवर नेबर्स। और यस, अगर हमारे शास्त्र और इन सब की बात करें, जो कौटिल्य की जो हम विजडम अगर लेके आए, तो वी डेफिनेटली हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश एट द मोमेंट, स्पेशली सिंस द लास्ट 1 ईयर। यस। सो आपने जो बोला कि कंसर्न पॉइंट्स कुछ है, जैसे बांग्लादेश इज़ ऑल्सो अ कंसर्न पॉइंट्स, तो इसमें आपको मेजर कंसर्न पॉइंट कौन-सा लगता है? यूएस का बांग्लादेश में आना? ओके, मुझे लगता है कि कई कंसर्न पॉइंट्स हैं। सबसे हुँ, पहले ये है कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर या ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है, जिससे मोहम्मद यूनिस के हाथ में सत्ता गई है, हमें ये हुँ, ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट इज अ यस, गवर्नमेंट दैट हैज बीन इंस्टॉल्ड। और मोहम्मद यूनिस के ऊपर स्टैंप ऑफ अप्रूवल यूएस ने दिया है। जबकि आप हुँ, देखेंगे कि जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे जनवरी 2024 में, जिसके बदौलत शेख हसीना
सत्ता में आई थी, तब यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेटमेंट है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं थे, और तभी एक प्रकार से थोड़ी हिंट मिल गई थी कि रेजीम चेंज को लेकर कुछ हो सकता है। सो पहला जो कंसर्न पॉइंट है कि जिस सरकार के साथ हम पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में बात कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि शेख हसीना जी की सरकार 2009 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश में सत्ता में थी। और अगर आप थोड़े इंटरनल डायनामिक्स बांग्लादेश के ध्यान में रखें तो बांग्लादेश वाज टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट बाय शेख हसीना। बांग्लादेश का एक राइज हुआ है शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान, उनकी इकोनॉमी डेवलप हुई, हालात सुधरे, पॉलिटिकली बांग्लादेश स्टेबल हुआ, इकोनॉमिकली फ्लरिश हुआ। सो अब एक रीसेट हो गया है। सो सबसे पहला कंसर्न है कि वहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट है और उसमें फॉरेन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हमें दिखता है। दूसरा जो कंसर्न पॉइंट है कि ये जो सरकार अभी बांग्लादेश में काम कर रही है, इनका जो अलायंस है रेडिकल एलिमेंट्स के साथ, स्पेसिफिकली जमाते इस्लामी, जिनकी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिनका बांग्लादेश में जो रिलीजियस टाइज है, रिलीजियस अलायंसेस हैं, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हाल ही में मैं जब पढ़ रही थी बांग्लादेश के बारे में, तो महिलाओं के अधिकार को लेकर सरकार ने जब वहां बात करने की कोशिश की, तब वहां के जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने विरोध जताया कि महिलाओं को अधिकार और फ्रीडम नहीं मिलने चाहिए। 2015-16 की अगर आप बात करें, क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में थी यहाँ भारत में, और वहां कई बांग्लादेशी पार्टिसिपेंट्स भी थे जिनसे मैं आज भी संपर्क में हूँ, आज भी बातचीत होती है। तब उन्होंने बताया था कि तब भी, उस समय पर भी, बांग्लादेश में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, उसको लेकर कई प्रॉब्लम्स खड़े हुए थे। स्पेसिफिकली जो बांग्लादेश के एथिस्ट ब्लॉगर्स थे, उन पर अटैक्स बहुत बढ़ रहे थे। तो ये भी एक मुद्दा है कंसर्न का। तीसरा इशू है बांग्लादेश, जो इतने सालों तक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नेचुरली ऑर्गेनिकली बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दुश्मन थे, दुश्मन रहे, क्योंकि उसी पाकिस्तान में से ही निकलकर बांग्लादेश बना। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का जो फ्यूडल पंजाबी मुस्लिम डोमिनेंस था, उसके विरोध में बांग्लादेश की जो फ्रीडम मूवमेंट है, मुक्ति बाहिनी मूवमेंट, वो इमर्ज होती है। और आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से नजदीक होने के प्रयत्न कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों में ही। जैसे मोहम्मद यूनुस जो है वो पाकिस्तानी पीएम से, शहबाज शरीफ से 2 बार मिल चुके हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, वो रिज्यूम होने के प्लान्स चल रहे हैं। वीजा रिस्ट्रिक्शंस जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स पर थे बांग्लादेश में, ढाका ने डिसाइड किया है कि वो भी लिफ्ट करेंगे। वीजा फीस वेव करने की बात चल रही है बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तान जो आना चाहते हैं। सो ये इस तरह के काफी डेवलपमेंट्स डेफिनेटली हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971, 2 कार्गो शिप्स अराइव्ड एट चिटागोंग पोर्ट फ्रॉम कराची पोर्ट वाया दुबई, कैरिंग शुगर एंड पोटैटो। सो काफी सारा ये जो डेवलपमेंट्स है हम ध्यान में रखेंगे। Bangladesh has also allowed Pakistani vessels to dock at its Mongla port, where India owns a terminal. जब शेख हसीना थी, उन्होंने चिटागोंग और मोंगला पोर्ट की जो यूजेज थी कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए, वो इंडिया को दी थी, बट अब वो पाकिस्तान की तरफ जाती हुई दिख रही है। ढाका और इस्लामाबाद के बीच 27% ट्रेड बढ़ा है, और उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया 13 जनवरी को, टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट बिजनेस काउंसिल। सो इन सारे उदाहरणों से हमें पता चलता है कि कहीं जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप थी, वह अब थोड़ा रीसेट पॉइंट की तरफ जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। और पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है कि एक और फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट का
खड़ा हाँ कर जी। सके हुँ, हमारे लिए। और चौथा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो बिग ब्रदर है हमारे रीजन में, चाइना, हुँ, उसके रोल की तरफ भी ध्यान आ रहा है। इनफैक्ट 3-4 दिन पहले की ही न्यूज है कि मोहम्मद यूनुस ने मैंगो डिप्लोमेसी की है, मैंगोज भेजे हैं भारत में, बट उससे पहले वो मैंगोज भेज चुके हैं चाइना। चाइना को। हुँ, टर्की का भी रोल सामने आ रहा है, जो टर्की ने रोल निभाया है पाकिस्तान के साथ अलायंस करके ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, येस, के बारे में भी काफी चर्चा हो चुकी है। और अभी ही टर्की का हाल ही का स्टेटमेंट है कि दे कैन रिप्लेस इंडिया इन बांग्लादेश डिफेंस इंपोर्ट्स। जो ड्रोन्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स वो पाकिस्तान को जैसे प्रोवाइड करते हैं, वो बांग्लादेश को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल टाइज, बिजनेस टाइज भी बांग्लादेश और टर्की के बीच में और अच्छे होंगे, इसकी बात हो रही है। ये सब ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स ऑफ कंसर्न इमर्ज होके आ रहे। एक एक्सेस मुझे बनती हुई दिख रही है लार्जर रीजन में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, टर्की एक एक्सेस बनाते हुए दिख रहे हैं। और इसको शायद ईवल एक्सेस हम कह सकते हैं कि ये ईवल एक्सेस कहीं ना कहीं आगे जाकर भारत को नुकसान शायद पहुंचाए। यस। जैसे कि मतलब एक प्लान वे में सारे कंट्रीज़ पर्टिकुलरली जो जिनका नाम आपने लिया पाकिस्तान, टर्की, यूएस एंड चाइना, ये 4 कंट्रीज़ बांग्लादेश को एज़ अ टूल या फिर हम खिलौना बोल सकते हैं, उसको बिल्कुल, यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं लगता है आपको? बिल्कुल। इसमें हमें थोड़े रीजनल इम्प्लीकेशंस या जो पावर इम्प्लीकेशंस हैं वो देखने रहेंगे। हुँ, आपको पता है कि नाउ वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। येस, इकोनॉमिकली इंडिया इज थ्राइविंग, इट इज या, प्रॉस्परस, या, स्टेबल इकोनॉमी है। इंडियन मिडिल क्लास का राइज हम देख चुके हैं पिछले 2 दशकों में। इंडिया के पास अब एक ऐसी सरकार है जो स्टेबल है। हुँ, पहले जो सरकारें हमारी थी वो कोएलिशन सरकारें थी, प्रेशर में काम कर रही थी। यूएस इंडिया रिलेशंस का भी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी आउटरीच है वह भी कितनी सक्सेसफुल है, यह हम देख रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री की जो अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट विजिट रही है, नेमीबिया, घाना, ट्रिनिडाड टोबैगो, जहां पे उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम सम्मानित किया गया है, यह सब भी हमें ध्यान में रखना है। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि भारत एक सिविलाइजेशनल एंटिटी है। येस, साउथ एशियन रीजन में भारत एक ऐसी पुरातन संस्कृति है, एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, जिसको कॉन्कर करने के लिए कितने ही लोगों ने प्रयत्न किए, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तोड़ने के लिए कितने ही प्रयत्न हुए, पर वो प्रयत्न इतने यशस्वी नहीं नहीं, रहे हैं। वी आर स्टैंडिंग वेरी गुड ग्राउंड। आज आप देखेंगे भारत में लोग गर्व महसूस करते हैं, अभिमान महसूस करते हैं भारतीय होने पर। अपनी येस, संस्कृति के साथ वो डीपली कनेक्टेड है। और येस, हमारा जो डायस्पोरा है, या, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग। हमारे या, जो प्रवासी भारतीय हैं, हर हर देश में, विश्व के हर कोने में हम देख रहे हैं कि प्रवासी भारतीय कितने सक्सेसफुल हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया एंड द कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑल्सो। सो येस, भारत का जो पूरा एक रिसर्जेंस हुआ है पिछले 10-15 वर्षों में, हम ओलंपिक्स की बिड कर रहे हैं, येस, कॉमनवेल्थ की बिड कर रहे हैं, हर तरीके से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, जियोपॉलिटिक्स में भी जो भारत का स्थान है, एवरीबडी इज टेकिंग इंडिया वेरी वेरी सीरियसली। हमारा जो सॉफ्ट पावर है, पॉप कल्चर सेक्टर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये ग्रो कर रही है। सो वी आर अ पावर टू रेकन। या, We are somebody who is giving direct competition to China in this region. R&D में आप देखिए कितनी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपसेस खोल रहे हैं। खोलना चाहती हैं। येस, हमारी यूनिवर्सिटीज बाहर दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में कैंपसेस खोलने की अब
बात हो रही है, और वी हैव अ डेमोग्राफिक एडवांटेज। भारत की जो पॉपुलेशन है, इट फॉल्स इन द यंग एज ग्रुप 18 टू 40। 40। ये सारे एडवांटेजेस है भारत के लिए, इसको कहीं ना कहीं शायद किसी की आंख में चुभ रहे हैं। किसी यस। को लग रहा है कि भारत की जो पूरी राइज है, इट इज नॉट गुड। और यूएस के लिए तो, बिकॉज यूएस इज अ बिग डैडी, जिनको हम बिग डैडी कहते हैं, दे यस। ऑलवेज हैव दिस ट्रेड कि वो इंटरवीन करते रहते हैं, रेजीम चेंज करवाते रहते हैं। उनके सपोर्ट में जो रेजीम्स है वो इंस्टॉल करते रहते हैं, और उनको एक काउंटर चाहिए, क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वॉर ये हम देखते आ रहे हैं, और चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें भारत को मजबूत बनाना है, बट भारत बहुत ज्यादा मजबूत न बन जाए, इसके लिए उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि भारत हमेशा छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में, बॉर्डर्स पर इन्वॉल्व रहे। चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब तरीके से हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिस्प्यूट में हम फंसे हैं। हैं। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो क्या करंट चैलेंजेस हम फेस करें। एक तो क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट और सेफ्टी का एक चैलेंज है, क्योंकि 4000 किलोमीटर जैसी लंबी बॉर्डर हम हम्म। बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हम्म। वह बांग्लादेश के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर शेयर करते हैं। आप देखेंगे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। चिकन नेक एरिया यस। जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है। इलीगल माइग्रेशन है, क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग है, चाइना फैक्टर है, हमारे जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स है, ये कुछ पॉइंट्स ऑफ टेंशन इमर्ज होके आ रहे हैं, जिसका फायदा बिग पावर्स, ग्लोबल पावर्स, यूएस और चाइना, इवन यूरोपियन यूनियन, ये ले सकते हैं। सो इन बातों पर भारत सरकार को और भारत का जो पॉलिटिकल मिलिट्री सिक्योरिटी अपैरेटस है, फॉरेन पॉलिसी अपैरेटस है, उसको जरूर मुझे लगता है वो ध्यान दे रहे हैं। यस। आपने इतना अच्छा से समझाया सब कुछ। अभी 2026 में निधि जी, बांग्लादेश और भारत की जो ट्रीटी है, गंगा वाटर ट्रीटी, वो खत्म हो रही है। तो एक्चुअली ये ट्रीटी में क्या मेंशन किया गया था, और अब खत्म हो गई है, तो क्या भारत जिस तरह से सिंधु वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके रख दिया पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, क्या इस तरह के कुछ कदम उठा सकता है? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इशू है, ये थोड़ा सा लेयर्ड इशू है। थोड़ा सा इस इशू को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक नजरिए से न देखकर मल्टीपल हमें नजरियों से देखना पड़ेगा। सो ये जो ट्रीटी जिसका आपने उल्लेख अभी किया, मेंशन आपने किया, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, ये जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनास फर्स्ट टर्म 1996 में, और जैसा आपने कहा 2026 में इसके 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस ट्रीटी का पूरा जो मकसद था, उद्देश्य था, इट वाज टू ब्रिंग अबाउट अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी टू इंडिया बांग्लादेश टाइज। एक क्लियर गाइडलाइन सेट हो जाए, क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस सेट हो जाए फॉर वाटर शेयरिंग। और इसके काफी सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि कौन से सीजन में, कौन से समय पर वाटर शेयर किया जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर शेयर किया जाएगा, ये सारी उस ट्रीटी में बहुत ही क्लियरली लेड आउट गाइडलाइंस थी। अभी जिस तरह का जियोपॉलिटिक्स हम साउथ एशिया में देखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा निश्चित है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भी ये इंडिकेट किया गया है कि जब इस ट्रीटी का रिन्यूअल होगा, तब एक थोड़ा रीथिंकिंग होगा वाटर शेयरिंग प्रायोरिटीज पर, उस संदर्भ में कि अभी की जो पूरी परिस्थितियां हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां हैं, वो काफी चेंज हो गई हैं। हमें पाकिस्तान के साथ डील करना है, चाइना का जो सपोर्ट रहा है पाकिस्तान को, और टर्की का जो रोल रहा है, ये पूरा जो रिकैलिब्रेशन हुआ है डिप्लोमेटिक लैंडस्केप का, उस हिसाब से अब आगे तय होगा कि ये जो ट्रीटी है उसका भविष्य क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स में जो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके अनुसार
भारत जो है इट इज सीकिंग एन एडिशनल 30,000 to 35,000 क्यूजेक्स हुँ, जो वाटर है, क्योंकि हमारी भी जो हाइड्रो पावर नीड्स हैं, इरिगेशन और एग्रीकल्चर की नीड्स हैं, वह सब चेंज हो रही हैं। सो ऐसा समझ में आ रहा है कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है अब कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटी नहीं करना चाहती है, शॉर्ट टर्म ट्रीटी करना चाहती है, 10 साल 15 साल। मुझे नहीं लगता कि जो डिसीजन सिंधु जल समझौते के उपलक्ष्य में किया गया, इसको एबरेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, यस, मैं भूल रही हूँ वो टर्म, बट जो समझो जो अबेयंस, डिसीजन, एबेयंस, एग्जैक्टली एबेयंस में जो रखा गया है, वैसा मुझे नहीं लगता गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी के साथ किया जाएगा, बिकॉज हमारे जो संबंध है बांग्लादेश के साथ वो उस हद तक नहीं बिगड़े हैं जिस हद तक हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध हैं। बांग्लादेश ने भी अभी हाल ही में काफी सारे ऐसे ओवरचर्स या स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने इंडिकेट किया है कि दे वांट टू इम्प्रोवाइज रिलेशंस विद इंडिया, और उसमें उनका ही फायदा है। वी आर बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे या पहला नंबर चाइना का है, फिर हमारा है, और हमारे लिए भी बांग्लादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये जो सारे मुद्दे हैं वाटर शेयरिंग के, पावर शेयरिंग के, बांग्लादेश भी जो वाटर्स है, तीस्ता रिवर के जो वाटर्स है, गंगा रिवर के जो वाटर है, इट डिपेंड्स अ लॉट, उनका एग्रीकल्चर, उनका ट्रेड, फूड सिक्योरिटी, उनकी जो सारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, वो इस जल समझौते के स्मूथ ऑपरेशंस पे काफी डिपेंड करती है। सो अगर कुछ सस्पेंशन होता है, एबेयंस होता है, या कुछ मेजर चेंजेस होते हैं इसमें, तो उन्हें काफी नुकसान हुँ, होगा, और इसीलिए हम देखते हैं कि बांग्लादेश समझ रहा है कि भारत उनके लिए कितना जरूरी अलायंस पार्टनर है इन द साउथ एशियन रीजन। तो मेरा मानना है कि जो पाकिस्तान के संदर्भ में हुआ, इट इज वेरी डिफरेंट, वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। पाकिस्तान भारत में 1979 से लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करवा रहा है, स्पेशली कश्मीर में, और फिर वो हमारे देश के अलग अलग भागों में फैला है। बट बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशनशिप रही है इतने वर्षों तक, उसका एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक रहा है, और बांग्लादेश और भारत दोनों चाहेंगे कि ये पॉजिटिविटी मेंटेन रहे, और बांग्लादेश को चीन की तरफ या टर्की की तरफ और पाकिस्तान की तरफ ना देखना पड़े। यस, राइट। ये तो हम शुरुआत से ही प्रयास कर रहे हैं, पर ये जो गवर्नमेंट बदली है, उसके बाद ही ये सारे जो है उनके जो कारनामे बोल सकते हैं हम लोग, अलग-अलग थ्रेट्स देना या फिर स्टेटमेंट्स देना, और ये बढ़ा है, पर्टिकुलरली मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं। तो बिल्कुल। अभी आने वाले दिनों में जब अगर इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी बैन लगा के रखा हुआ है। तो क्या सिचुएशन रहेगी और भारत के लिए क्या थ्रेट रहेगा या फिर कैसे संबंध हमारे उनके साथ रहेंगे फ्यूचर में फिर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बांग्लादेश का अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, हुँ, तो जैसे वो पाकिस्तान से निकले तो उन्होंने भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल नक्शे कदम ही फॉलो किए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह आप देखेंगे कि मिलिट्री डोमिनेंस या बहुत राइट, ही प्रोमिनेंट रहा है। आपको एक पॉलिटिकल फ्रंट दिखेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, बट जो द वन हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग, जो एक्चुअली डिसीजंस ले रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। ये कॉमन चीज है दोनों देशों में। हाँ, बांग्लादेश भी तो आखिरकार पाकिस्तान से ही निकलकर उसका राइट, जन्म हुआ है। दूसरी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पर्सनैलिटी कल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है उनके पॉलिटिक्स में। हुँ, आप शेख मुजीबुर रहमान देखें, उसके बाद जियाउर रहमान, या मैं नाम अगर गलत ले रही हूं तो मुझे ध्यान नहीं, उनके यहाँ जो भी पॉलिटिकल लीडर्स, राइट फ्रॉम शेख मुजीबुर रहमान टू खालिदा जिया टू शेख हसीना नाउ, जो भी रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, उनकी एक लीनिएज रही है पॉलिटिक्स में, और उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल कल्ट जिसको हुँ, लोग फॉलो करते हैं वो बनाकर वो चले हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी तो
बांग्लादेश में बहुत ही रीसेंट एक्सपेरिमेंट रहा है जहां पे शेख हसीना अपनी फुल टर्म कंप्लीट कर पाई। अदरवाइज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही जगह डिक्टेटरशिप, या स्पेशली मिलिट्री डिक्टेटरशिप, या तो एक पॉलिटिकल लीडर जो बहुत ही पावरफुल हो जाए, हावी हो जाए, उन्हीं तरीकों से उनका देश चला है। और शेख हसीना के समय पर भी काफी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को, बीएनपी को साइलेंस किया है, जो उनके खिलाफ बोलते थे उनको ओपन स्पेस नहीं दी है बोलने की, बात करने की, काम करने की। सो ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट रहा है। इस पर मैं दर्शकों से विनंती करूंगी कि रिचार्ड बेंकिंस का बहुत अच्छा काम है, बांग्लादेश में स्कॉलर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी के स्कॉलर हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर, पॉलिटिकली, ह्यूमन राइट्स और जो लोगों की स्थिति है वहां पे, इस पर रिचार्ड बेंकिंस का बहुत अच्छा काम है। तो आगे हमें ये देखना है, कुछ मुद्दों पर हमें ध्यान रखना है। जैसे पहले मैंने कहा, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी अपैरेटस, सेफ्टी, इलीगल इमिग्रेशन, ये बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। बांग्लादेश की तरफ से स्मगलिंग हो रहा है, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग हो रहा है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हैं। स्पेशली असम और वेस्ट बंगाल इसके विक्टिम्स बन गए हैं। दूसरा है, चाइना फैक्टर पर हमें ध्यान देना है, जो इंक्रीजिंगली चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पोर्ट प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बांग्लादेश में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं। और चाइनीज जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ी तेज रफ्तार से कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में बांग्लादेश टैंक्स, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, यह सब इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। 70% जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स हैं बांग्लादेश की, वो अभी चाइना से आ रही हैं। सबमरीन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं। सो चाइना का जो रोल है, ऐसा ना हो जाए कि चाइना कंप्लीटली टेक ओवर कर ले एज अ की सप्लायर फॉर बांग्लादेश और वो हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाए। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न जो हमेशा रहा है, जिसको इंटरेस्टिंगली इंडिया और बांग्लादेश ने बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया है, इसके बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट्स हैं, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। सो देयर आर 54 रिवर्स along the borders of India and Bangladesh, but इसमें जो तीस्ता रिवर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वाटर शेयरिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको कई बड़े मायने में भारत बांग्लादेश ने सॉल्व किया है। और जैसे अभी हमने गंगा रिवर शेयरिंग ट्रीटी की बात की, सो फ्लो कैसा होना चाहिए, जब स्कैरसिटी का टाइम है तब किस देश को कितना पानी मिलेगा। बांग्लादेश में फ्लड्स की बहुत सिचुएशन होती रहती है, हमें इसके बारे में पता है, तो तब भारत उनको कैसे मदद कर सकता है, ये वाटर शेयरिंग भी एक कंसर्न रहेगा। ट्रेड और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी एक कंसर्न रहेंगे। जो पॉजिटिव हिस्ट्री हमारी रही है बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश का जो एक्सेस है, बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल के गुड्स जाते हैं फ्रॉम बांग्लादेश टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हाल ही में एक न्यूज थी कि जो पोर्ट एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है इंडिया ने, बिकॉज इंडियन पोर्ट्स पर काफी भार आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। सो बांग्लादेश जो अपने गुड्स इंडियन पोर्ट से भेजता था, अब वो मालदीव्स के थ्रू भेज रहा है। सो ये थोड़े बॉटलनेक्स हमें दिख रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर हमें इम्पैक्ट दिख रहा है। इनफॉर्मल ट्रेड पर हमें इम्पैक्ट दिख रहा है। कई सारे बांग्लादेशी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आया करते थे, अब उसका नंबर थोड़ा कम हो गया है। और इन सब मुद्दों को हमें आगे ध्यान रखना है। दूसरा जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है, जो यूनुस सरकार ने एड्रेस नहीं किया है, वो है सिचुएशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, जिस पर उन्हें बार बार भारत ने उनका ध्यान खींचने की कोशिश की है। ग्लोबल लेवल पर बहुत बातें हो रही हैं। एक समय पे बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ 1971 में 22% संख्या थी हिंदू माइनॉरिटीज की, आज 7.9% हिंदूज बचे हैं। परसिक्यूशन बहुत सिस्टमैटिकली हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, हिंदू मंदिरों का ध्वंस हो रहा है, हिंदू महिलाओं का रेप हो रहा है।
मेरे मेरे पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी इतने वर्ष, वहां कई बांग्लादेशी हिंदू छात्र आकर पढ़ते थे, और पिछले एक वर्ष में लगभग 3 से 4 हिंदू बांग्लादेशी छात्रों ने मुझे अप्रोच किया है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये बताने के लिए कि वहां वो सुरक्षित महसूस नहीं नहीं करते। करते। एक जो स्टडी जो एक बांग्लादेशी प्रोफेसर ने की थी, हम्म। इस बुक का नाम है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, लैंड वाटर बॉडीज इन बांग्लादेश। ये प्रोफेसर अब्दुल बरकत, जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक स्टडी की थी जहां पे उन्होंने एस्टिमेट किया है कि पिछले आगे के 30 वर्षों में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेंगे, और कॉन्स्टेंटली जो एग्जोडस हो रहा है हम्म। बांग्लादेशी हिंदुओं का, उनकी प्रॉपर्टी जो वेस्टेड प्रॉपर्टी लॉ के अंदर हम्म। सरकार जब्त कर रही है, और ये अवामी लीग के गवर्नमेंट के दौरान भी हुआ है, बीएनपी गवर्नमेंट के दौरान भी है, बट बांग्लादेश में खुद ऐसी स्टडीज हैं जहां बताया जा रहा है कि हिंदुओं की संख्या कम से कम होती जा रही है, उनका फोर्स्ड माइग्रेशन हो रहा है। 2021 की जो दुर्गा पूजा थी, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कितनी घातक साबित हुई है, इसके यस। बारे में हम जानते हैं। सो बांग्लादेश अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी को कैसे ट्रीट करता है, ये भी भारत के लिए बहुत महत्व है। इन द बैकड्रॉप ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए एंड एनआरसी, हमारे यहाँ भी एनआरसी की एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, और सीएए के अंडर जो हम सिटीजनशिप एक्सपेडिट कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस फॉर परसिक्यूटेड हिंदूज, जैन्स, सिख्स, क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ये भी कुछ बांग्लादेशियों को पसंद नहीं है। और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार आई पिछले साल, उसके बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में बहुत बढ़। बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें, बांग्लादेशियों को शायद ऐसा लगता है कि इतने जो अच्छे संबंध रहे आवामी लीग के साथ भारत के, उसको वो सस्पिशन से देखते हैं, शंका से देखते हैं, और कई जो हिंदुओं को टारगेट किया गया वो आवामी लीग के सपोर्टर्स थे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनको इसीलिए टारगेट किया, मेरा मानना है कि वो हिंदू थे इसीलिए उनको टारगेट किया गया। सो ये जो सारे मुद्दे हैं वो आगे जाकर भारत बांग्लादेश के संबंधों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। यस। सो जिस तरह से अभी आपने बताया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, ताकि हमारे संबंध जो बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे थे, जो फिलहाल आज की स्थिति में नहीं है, उसका और भी ज्यादा जो है डिग्रेडेशन ना हो, वो बांग्लादेश को जरूर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और आपने जिस तरह से सारी बातें क्लियर की, वो बहुत ही मतलब अच्छी लगी हमें, और आज तक मुझे लगता है कि इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया। हम पढ़ रहे थे, लेकिन आपका जो रिसर्च वर्क है वो आपकी बातों से जरूर दिखता है निधि जी, और आपका बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए रियली वी आर वेरी थैंकफुल। और हमारे प्यारे दर्शक जो है उनको भी ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा, जिस तरह से निधि जी ने सारी बातें एक्सप्लेन की है हमारे साथ। तो जाने से पहले फिर से हम एक बार धन्यवाद कहते हैं निधि जी आपको, और अगली बार हम फिर और एक कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ बात जरूर करेंगे। लेकिन जाने से पहले सभी दर्शकों को हमारा जो रिक्वेस्ट रहता है हमेशा, कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भारत और भारत की डिप्लोमेसी, हमारे पड़ोसी, इसके बारे में आपको और पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल, निधि जी। धन्यवाद वर्षा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया इतने नहीं। महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि वर्षा जी की जो ये मुहिम है, मूवमेंट की, सभी कॉमन लोग जो हैं, उन साधारण से साधारण व्यक्ति को भी जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री, डिफेंस, इन विषयों पर जानकारी हो, सरल से सरल भाषा में एक्सपर्ट्स जो वो लेकर आती हैं। मैं सभी दर्शकगण से अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप वर्षा जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर धन्यवाद। कीजिए, अपने कम्युनिटी में यस। इसको लेकर जागरूकता बढ़ाइए। सिर्फ हम जहां रहते हैं वहां की
जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, सिचुएशन है, उससे अवगत होना तो ज़रूरी है इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट। बट आजकल वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। मार्शल यस, मैक्लूहन जो एक मीडिया थियरिस्ट थे, वो कहते थे दैट वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। आजकल के समय में जब इतना माइग्रेशन हो रहा है, इतना इंटरकनेक्टेडनेस है दुनिया में, तो हमारे नेबरहुड में, इमीडिएट नेबरहुड और रीजनल नेबरहुड में क्या हो रहा है और ग्लोबली क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, कॉमन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकालिए और वर्षा जी के पॉडकास्ट जरूर थैंक सुनिए। यू। थैंक यू आगे आपको भी भी। आप ऐसे अच्छे पॉडकास्ट करती रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू निधि जी वंस अगेन, और हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जब आपको टाइम होगा तब। बिल्कुल, धन्यवाद। अवश्य। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।